हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अध्याय 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर की सभी क्रियाएं सभी अंगों और अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करता है। जो मानव शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज होती है मानव शरीर में, ये सभी क्रियाएं अंग और अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करता है। यानी शरीर के सभी जो एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती हैं, वो शरीर के अंग और अंग तंत्र के मतलब कि अनुसार होता है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त अंग और उपांगों से निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंग और अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य और संतुलन स्थापित करती है, इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। उच्च स्तरीय जीवों में तंत्रिका तंत्र अत्यंत जटिल होता है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर में एक संजाल के रूप में विस्तृत तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करता है, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देने के लिए शरीर को निर्देशित करता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र तीन मूलभूत कार्य करता है। पहला है आंतरिक और बाह्य वातावरण से संवेगों को ग्रहण करके तंत्रिका तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क को संप्रेषित करता है। दूसरा है ग्राही सूचनाओं के द्वारा मस्तिष्क को सूचित करता है। तीसरा है प्रतिक्रिया को संबंधित अंग तक प्रेषित करता है। तो जो मतलब कि जो उच्च स्तरीय जो जंतु हैं, इनमें तंत्रिका तंत्र तीन मूलभूत कार्य करता है। इन तीनों मूलभूत कार्यों को ध्यान में रखिएगा। पहला कार्य क्या करता है कि आंतरिक या बाह्य वातावरण से संवेगों को ग्रहण करके तंत्रिका तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क को यह संप्रेषित करता है, अनेक सूचनाओं को यह मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ग्राही सूचनाओं के द्वारा मस्तिष्क को सूचित करता है और प्रतिक्रिया को संबंधित अंग तक प्रेषित करता है। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अंतर संबंधित तंत्रों की तरह ये कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इनकी परस्पर अंतःक्रिया के अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के कार्य है। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से सोचने, समझने, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को याद रखने, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य, संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने से संबंधित कार्य करता है। बाह्य वातावरण के प्रति जंतु को प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। विभिन्न ग्रंथियों और ऊतकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करता है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव यानी ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन होती है। यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग 100 अरब होती है। ठीक है, 10 के पावर 11 होती है, 100 अरब। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में पाई जाती है। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्र के बाहर होती है, छोटे छोटे समूहों में पाई जाती है, जिन्हें गुच्छक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छक। तंत्रिका कोशिकाएं रचना और कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिकीय, ठीक है, यानी सेल बॉडी। दूसरा है द्रुमिका, तीसरा है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, इसके फिगर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनके जो फिगर हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं, किनको क्या बोलते हैं। जैसे बीच का जो ये भाग है, इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, ये क्या है? ये आपका द्रुमाक्ष है। ये वाला जो बीच का भाग है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं निसेल्स कर्ण। और ये जो ये है, इसको बोलते हैं कोशिका काय, यानी सेल बॉडी होता है चारों तरफ। इसको बोलते हैं, ये होता है तंत्रिकाक्ष, ये है श्वान कोशिका। ठीक है, ये है आपका
ये क्या है? माइलिन आवरण। माइलिन आवरण है, ये है आपका नोड, रैनवियर के नोड है, और इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष सीरा। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, कोशिका का यानी सेल बॉडी और जो साइटोन है, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। जो कोशिका काय है, ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है। इस द्रव में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं, जिन्हें निसेल्स कण कहते हैं। इसके बाद है द्रुमिका। कोशिका काय से निकले हुए पतले तंतु द्रुमिका कहलाते हैं। ये संख्या में एक या एक से अधिक होते हैं। तीसरा है तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय से प्रारंभ होकर एक अत्यंत पतली और लंबी तंत्रिका तंतु निकलती है, जिन्हें तंत्रिकाक्ष कहते हैं। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करती है। इसका अंतिम सिरा पतली शाखाओं में विभाजित होता है, जिनको सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स। ये नॉब्स अन्य तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिकाओं की नॉब्स के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करते हैं, और इस प्रक्रिया को सिनैप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्सिस। इसी माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका अपनी तंत्रिकीय सूचनाओं को निकटवर्ती न्यूरॉन को हस्तांतरित करती है। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर विशिष्ट पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। यह आवरण थोड़ी थोड़ी दूर पर खंडित होता है। इन खंडित स्थानों को रैनवियर का नोड कहते हैं। दो नोड्स के मध्य भाग को इंटरनोड कहते हैं। किसी किसी तंत्रिकाक्ष में पार्श्व शाखाएं भी पाई जाती हैं, जो एक्सॉन के समकोण पर स्थित होती हैं। इन शाखाओं को समपार्श्विक रेशे कहते हैं। इसके बाद प्रवर्धों की संख्या एवं संरचना के अनुसार तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं की तीन प्रकार है। प्रवर्धों की संख्या और प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, और तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे पहले बात करें तो एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं जो है, यह एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में साइटोन से केवल एक मतलब कि प्रवर्ध निकलता है, और ये तंत्रिकाएं मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। तो एक ध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये मतलब कि ये जो तंत्रिकाएं हैं अकशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। इनमें द्रुमिकाएं सीधे कोशिका काय से, याद रखिए, साइटोन से जो है क्या होता है, साइटोन से नहीं निकलती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं त्वचा मांसपेशियों, जो त्वचा या जो मांसपेशियां हैं आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय के दो विपरीत सिरों पर दो प्रवर्ध निकलते हैं। इनमें से एक तंत्रिकाक्ष और दूसरा द्रुमिका होता है। इस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः संवेदी अंगों में उपस्थित होती है, जैसे आंखों की यानी रेटिना, कानों में, नाक की घ्राण, सलेस्मिक झिल्ली यानी सूंघने की जो मतलब कि जो सलेस्मिक झिल्ली होती है, ये द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में केवल एक तंत्रिकाक्ष और अनेक द्रुमिकाएं होती हैं। कशेरुकी जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं इसी श्रेणी में आती हैं। कार्यों के अनुसार तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कार्यों के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं: संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं और चालक तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे पहले संरचनात्मक आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक ध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिका है, ये द्विध्रुवीय है। ठीक है, तो एक ध्रुवीय जो है ये आपका कोशिका काय है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं माइलिन। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका संवेदी ग्राहक। ये क्या है? संवेदी ग्राहक है। ये तंत्रिकाक्ष है। क्या है? तंत्रिकाक्ष, याद रखिएगा। और ये आपका द्रुम एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है, और ये बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, याद रखिएगा। संवेदी जो तंत्रिका कोशिकाएं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये तंत्रिका कोशिकाएं अपने वातावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाओं के द्वारा सक्रिय हो जाती हैं। जब मानव के द्वारा कोई कार्य ऐच्छिक या मतलब इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा के
किया जाता है तो सबसे पहले संवेदी तंत्रिकाएं ही सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं। तंत्रिका तंत्र की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से इससे संबंधित संकेत भेजती हैं। तो याद रखिएगा, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, अगर इनके बारे में बात करें तो ये तंत्रिका कोशिकाएं चालक तंत्रिका कोशिकाओं और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों का आदान प्रदान करती हैं। मध्यस्थ यानी दोनों के बीच का कार्य करती हैं, दोनों के मीडिएटर होती हैं। यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका कोशिकाओं और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के संकेत को आदान प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाओं के साथ भी संकेतों का संप्रेषण करती हैं। मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं बहुध्रुवीय होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त सूचनाएं भौतिक या रासायनिक प्रकृति की हो सकती है। ध्वनि, स्पर्श यानी टच, ऊष्मा या प्रकाश ये भौतिक सूचनाएं हैं, जबकि स्वाद, गंध ये रासायनिक सूचनाएं हैं। अधिकतर अगर बात करें तो देखिए, अधिकतर संवेदी तंत्रिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं छद्म एकल ध्रुवीय होती हैं, यानी इनके कोशिका काय से केवल एक प्रवर्ध निकला होता है जो आगे दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। चालक तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उद्दीपनों को मेरुरज्जु से मस्तिष्क, पेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार चालक तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के पेशीय संचलन को नियंत्रित करती हैं। चालक तंत्रिका कोशिकाएं बहुध्रुवीय होती हैं, यानी इनमें एक तंत्रिकाक्ष तथा अनेक द्रुमिकाएं उपस्थित होती हैं। चालक तंत्रिका कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है निम्न चालक तंत्रिका कोशिकाएं जो मेरुरज्जु को पेशियों से जोड़ती है। दूसरा है उच्च चालक तंत्रिका कोशिकाएं जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ती है। जो निम्न चालक तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये क्या करते हैं, मेरुरज्जु को पेशियों से जोड़ते हैं, और जो उच्च चालक तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये मेरुरज्जु को यानी जो स्पिनल कोड है ये क्या करता है, अपर मोटर को न्यूरॉन्स, जो अपर मोटर या जो न्यूरॉन्स है ये मेरुरज्जु को मस्तिष्क से, ब्रेन से जो है जोड़ता है। मानव तंत्रिका तंत्र है, इसका जो वर्गीकरण है इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका, पहला जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो शरीर के सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं और निर्देशों को प्रेरित करता है। साथ ही अन्य सक्रिय शारीरिक अंगों के मध्य समन्वय जो है यह स्थापित करता है, उन्हें प्रभावित करता है। इसी कारण इसे शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 अंगों से निर्मित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। याद रखिएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से यह निर्मित होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख अंग हैं 2 हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पिनल कोड यानी मेरुरज्जु। तो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी ब्रेन के बारे में। जो हमारा ब्रेन है यानी मस्तिष्क है, यह शरीर और तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण और निर्देश केंद्र होता है। क्या होता है, कंट्रोल एंड मतलब कमांड सेंटर होता है, और यह संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को समझकर शरीर के प्रतिक्रिया के लिए निर्देश देता है, और साथ ही साथ यह शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है, शरीर की अनेक क्रियाओं को कंट्रोल भी करता है, जैसे संचलन का, संतुलन का, तापमान नियंत्रण का, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, भूख, प्यास, व्यवहार आदि का। मानव मस्तिष्क एक मतलब कोमल अंग होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है, जो मतलब कि कपाल के भीतर स्थित होता है। ठीक है, तो कपाल के अंदर जो है भीतर ये स्थित होता है हमारा जो मस्तिष्क है। कपाल एक कठोर कवच के समान है, बाह्य आघातों से मस्तिष्क की जो है सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। मस्तिष्क के ऊपर एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण होता है जिसे मेनिनजेंस, क्या बोलते हैं, मेनिनजेंस कहते हैं, और इसका स्तरीय विभाजन और कार्य निम्नवत है। जो मेनिनजेंस आवरण के स्तर हैं, इनके 3 स्तर हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। यानी बाह्य का स्तर, बीच का स्तर और अंतिम का स्तर। बाह्य स्तर को ड्यूरामेटर कहते हैं, मध्य स्तर यानी एरेक्नाइड, और जो अंत स्तर है इसको पायामेटर कहते हैं। देखिए, जो ड्यूरामेटर है बाह्य स्तर के अंतर्गत, यह तंतुमय ऊतकों की दोहरी परत के रूप में पाई जाती है जो मस्तिष्क की गति को रोकती है, अन्यथा मस्तिष्क की रक्त वाहिनियां खींचकर खंडित हो सकती है। एरेक्नाइड जो है मध्य स्तर के अंतर्गत, यह बहुत पतली और कोमल ऊतकों से निर्मित होती है।
यह आंतरिक परत है जो मस्तिष्क के बहुत निकट स्थित होती है। तीसरा है अंतःस्तर यानी पायामेटर। पायामेटर जो है यह संयोजी ऊतक के हल्की कठोर झिल्ली है जो मस्तिष्क की सतह से लिपटी रहती है। याद रखिएगा मेनिनजेंस तथा मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मेनिनजेंस और मस्तिष्क के बीच किस प्रकार का द्रव भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव से भरी रहती है। यह जो द्रव है यह मस्तिष्क को बाह्य आघातों से यानी बाह्य चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। एक पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर होता है। भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। शिशु के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का आकार वयस्क व्यक्ति के पूर्ण विकसित मस्तिष्क का लगभग 1/4 होता है। याद रखिएगा जन्म के बाद 2 वर्षों में मस्तिष्क का लगभग 75 से 80% भाग विकसित हो जाता है और 6 वर्ष की आयु तक इसका पूर्ण विकास हो जाता है। मानव मस्तिष्क में जो मानव मस्तिष्क है इसमें 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका 25,000 अन्य तंत्रिका कोशिका से जुड़ी रहती है। इस प्रकार 25 लाख करोड़ तंत्रिका समूह आपस में जुड़े रहते हैं। ये संबंध हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तंत्रिका कोशिका को पोषण तथा सहारा प्रदान करने का कार्य न्यूरोग्लिया कोशिकाएं करती हैं जिनकी संख्या लगभग 1 ट्रिलियन होती है। मानव मस्तिष्क के प्रमुख जो भाग हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क और डायनेसिफेलॉन आता है। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत याद रखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल आता है। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत अगर बात करें तो सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा, इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो फोर ब्रेन है इनके 3 भाग हैं। पहला है घ्राणपिंड यानी सूंघने की जो क्षमता होती है, जिसे अगर बात करें तो घ्राणपिंड जो है मनुष्य को सूंघने की जो है संवेदना प्रदान करता है। घ्राण मतलब सूंघना। सुगंध, दुर्गंध आदि का जो आभास होता है वो घ्राण पिंड के कारण ही संभव होता है। मनुष्य में जो घ्राण पिंड है वो कुत्तों जो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता है कुत्ता और सार्क के तुलना में कम विकसित होता है। यानी कुत्ता और जो सार्क के सूंघने की जो क्षमता होता है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा होता है। कुत्तों की सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों तथा वस्तुओं की खोज के लिए कुत्तों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क का जो आकार है संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क 3 ओर जो सेरेब्रम है ये 3 ओर शीर्ष, पार्श्व और पश्च भाग से मस्तिष्क को जो है सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। याद रखिएगा यहां पे जो है मानव मस्तिष्क के जो पिंड हैं दिए गए हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अग्र पिंड के अंतर यानी जो फ्रंटल जो लोब होता है इसके अंतर्गत एकाग्रता, निर्णय, अवरोध या निषेध, व्यक्तित्व और भावनात्मक लक्षण को जो है प्रदर्शित करता है। यानी जो ये एरिया है अग्रपिंड ये क्या क्या चीजों को जो है मतलब कि किन किन चीजों को ये महसूस करता है। तो एकाग्रता को, निर्णय लेने की, जजमेंट की क्षमता यहीं पर विकसित होती है। अवरोध या निषेध करने की भी क्षमता यहीं पे, और जो व्यक्तित्व की जो भावना है, पर्सनालिटी जो है यहीं पे विकसित होता है इसी भाग में। और जो भावनात्मक लक्षण है, इमोशनल जो मतलब कि होता है, इमोशनल जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशनल से जुड़े कुछ जो बातें होती हैं ये इसी के देन होता है। तो ये जो अग्रपिंड है, जो फ्रंटल जो लोब है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीजें जो है इसमें मतलब कि प्रवाहित होती हैं, किन किन चीजों को ये उत्पन्न करता है, किन किन भावनाओं को, कैसे भावनाओं को, व्यक्तित्व को, अवरोध को या निषेध को, निर्णय, एकाग्रता, ये जो अग्रपिंड है इसी के अंतर्गत ये सभी उत्पत्ति इनका होता है। इसके बाद जो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं
पेरिएटल पिंड का जो कार्य है कि संवेदी सूचनाओं जैसे स्पर्श करने पर पता चलता है कि कुछ चीजें स्पर्श हो रही हैं, ठंडा गर्म का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, ये सभी पेरिएटल पिंड में होता है। और इसका जो संवेदी सूचनाओं का जो प्रसंस्करण है या जो संवेदी अंतर है या जो शारीरिक दिशा निर्देश है, ये सभी जो पेरिएटल पिंड है यहीं पे ये मतलब कि इनकी उत्पत्ति यहीं पे होती है, ये सभी यहीं पे नियंत्रित होते हैं। जो ये वाला जो एरिया है, ये जो पीछे का जो एरिया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल पिंड। ऑक्सीपिटल ये क्या करता है? दृश्य ग्रहण क्षेत्र होता है, ये इसका जो कार्य है दृश्य ग्रहण क्षेत्र और दृश्यों की विवेचना करना। ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ऐच्छिक गतियों का समन्वय और नियंत्रण करता है। और ये देखिए, ये जो है ये क्या है? ये है मस्तिष्क स्तंभ, यानी जो स्तंभ जो है जहां पर पूरा ब्रेन जो है टिका होता है, इसका जो कार्य है श्वसन करना, पाचन करना, हृदय पर नियंत्रण रखना और सजगता रखना। यह है आपका तापीय पिंड। तापीय पिंड का जो कार्य है ध्वनि ग्रहण क्षेत्र होता है, ये ध्वनि ग्रहण करता है ये तापीय पिंड। अभिव्यक्त व्यवहार को जो है ये सूचित करता है और स्मृति तथा सूचना की जो है यह पुनः प्राप्ति करता है। तापीय पिंड रिकॉल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो एक गहरी लंबवत विदर यानी खांच जो कि मस्तिष्क के केंद्र से पृष्ठ तक होती है, मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित करती है। इन भागों को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध ऊतकों और तंत्रिका तंतुओं से बनी एक गठरनुमा पट्टी से जुड़े होते हैं, जिन्हें कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम। सेरिब्रम 4 भागों में विभाजित होता है, फ्रंटल पिंड, पैराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड और ऑक्सीपिटल पिंड। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, देखिए इसमें अनियमित आकार की अनेक उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें गाइरस कहते हैं। 2 गाइरस के बीच स्थित गहरे स्थान को सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्कस, याद रखिएगा। गाइरस और सल्कस, गाइरस व सल्कस के कारण ही प्रमस्तिष्क वलकुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। गाइरस व सल्कस तीव्र वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की सतह 4 पिंडों में विभाजित होती है। इनका नाम कपालीय अस्थियों के आधार पर रखा गया है। यह अग्र मस्तिष्क से आरंभ होकर सेरेब्रम तक जो है विस्तृत रहता है। इसके बाद डायनेसिफेलॉन, जो डाइएन्सिफेलॉन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह मस्तिष्क के या जो मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है इसके नीचे ये स्थित होता है। डायनेसिफेलॉन जो है ये सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और यह 4 भागों में विभाजित होता है। तो जो डायनेसिफेलॉन है इनके 4 भाग हैं। इनके चारों भागों को जो है देखेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है एपिथैलेमस, दूसरा है सबथैलेमस, तीसरा है थैलेमस और चौथा है हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस है यह मुख्यतः पीनियल ग्रंथि, एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि एवं हैवेन्यूला से मिलकर बना होता है। पीनियल ग्रंथि और हैवेन्यूला से मिलकर ये बना होता है। ये दोनों संरचनाएं मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। यह हार्मोन शरीर की दैनिक क्रियाओं और नींद को विनियमित करता है। जो मेलाटोनिन है ये क्या करता है? यह हार्मोन जो होता है दैनिक क्रियाओं और नींद को क्या करता है? विनियमित करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है सबथैलेमस। सबथैलेमस का कुछ भाग मध्य मस्तिष्क के उन ऊतकों से निर्मित होता है जिनका विस्तार डायनेसिफेलॉन तक होता है। तो सबथैलेमस का कुछ भाग जो होता है मध्य मस्तिष्क के उन ऊतकों से निर्मित होता है जिनका विस्तार डायनेसिफेलॉन तक होता है। इनमें से एक थैलेमिक केंद्र पाया जाता है जो बेसल गैंग्लिया यानी तंत्रिका कोशिकाओं का समूह से जो है जुड़ा रहता है। बेसल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है। यह गति को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा है थैलेमस। थैलेमस 2 अंडाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। थैलेमस को प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है क्योंकि वलकुट तक जाने वाली सभी संवेदी सूचनाएं यानी गंध को छोड़कर पहले थैलेमस में रुकती है, इसके बाद वे अपने लक्ष्य तक भेजी जाती है। चौथा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है। यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संगठित और नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण
हाइपोथैलेमस समस्थैतिक स्थिति को बनाए रखते हुए शरीर के आंतरिक संतुलन को, आंतरिक बैलेंस को, जैसे विशेष रूप से अनैच्छिक व्यवहार को यह नियंत्रित करता है। और इसमें उपस्थित जो केंद्र है, भूख, प्यास, क्रोध, शांति और प्रेम की अभिव्यक्ति को यह नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जटिल ताप पर जो है स्थापक तंत्र के माध्यम से बनाए रखता है। इसको बैलेंस करने की ये चेष्टा रखता है। हाइपोथैलेमस श्वसन और हृदय स्पंदन को प्रभावित करता है और असमान स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें संकेत भेजता है। यह पीयूष ग्रंथि से संबंध रहकर वृद्धि और लैंगिक व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। जो मध्य मस्तिष्क है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। यह दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों से निर्मित होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहला जो भाग है इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 ठोस पिंडों से निर्मित होता है, ठीक है, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ये पिंड दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं और इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर जो है नेत्रों की ओर जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल। यह तंतुओं से निर्मित होता है जो स्पिनल कोड है इसको ब्रेन से जोड़ता है। स्पिनल कोड को मस्तिष्क से जोड़ता है, सेरिब्रल पेंडुकल। इसके बाद है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। देखिए, पश्च मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। पश्च मतलब पिछला होता है और इसके कुछ भाग हैं। पहला है अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। देखिए, जो सेरेबेलम है यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और इसे मेटेनसेफेलॉन कहा जाता है। तो सेरेबेलम ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, इसे मेटेनसेफेलॉन कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध एवं मस्तिष्क स्तंभ के बीच स्थित अनुमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क गोलार्ध का बना होता है। 2 अनुमस्तिष्क गोलार्ध का ये बना होता है। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध एवं मस्तिष्क स्तंभ के बीच स्थित अनुमस्तिष्क, जो अनुमस्तिष्क है, ये 2 अनुमस्तिष्क गोलार्ध का बना होता है। अनुमस्तिष्क को लघु क्या बोलते हैं? लघु प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। जो अनुमस्तिष्क है इसको लघु प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क की तरह अनुमस्तिष्क का धूसर द्रव यानी ग्रे जो मैटर होता है यह बाहर की ओर स्थित होता है। मध्य स्तर में प्लास के आकार की पुरकिंजे कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं असंख्य शाखित दुर्मिकाओं की उपस्थिति के कारण वृक्ष की आकृति के समान दिखाई देती है। ये सभी तंत्रिका कोशिकाओं में सर्वाधिक जटिल मानी जाती है। अनुमस्तिष्क के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में गति जो है प्रारंभ तो नहीं होती है, लेकिन यह प्रेरक नियंत्रण को अनुकूलित या पुनर्गठित करता है। अनुमस्तिष्क के अचेतक दिशा निर्देशों और प्रमस्तिष्क के चेतक निर्देशों से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को कब कैसे गति करनी है। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शारीरिक मुद्राओं का समन्वय और संतुलन है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण, शरीर का संतुलन बनाए रखना और कान के आंतरिक भाग से संवेदना ग्रहण करके शरीर को संतुलित करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पोन्स ओरोलाई। पोन्स ओरोलाई मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम के ऊपरी जो है, ब्रेन जो स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के ऊपरी आवरण का निर्माण करते हैं। ये प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के मध्य तंत्रिका कड़ी का निर्माण करते हैं जो श्वसन को नियंत्रित करता है। इसके बाद दूसरा है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। मेड्यूला जो ऑब्लिगेंटा है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का बेलनाकार भाग होता है। जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये मस्तिष्क का पीछे का जो है बेलनाकार भाग है, जो मानव मस्तिष्क के पिछले सिरे से प्रारंभ होकर तंत्रिका गुहा यानी जो तंत्रिका गुहा है इसके आंतरिक भाग से होते हुए रीढ़ के हड्डियों तक ये विस्तृत होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा मस्तिष्क से मेरुरज्जु के बीच सूचनाओं का संचालन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये स्पिनल कोड के बीच यानी मस्तिष्क से स्पिनल कोड के बीच के सूचनाओं को संचालन करता है।
यह भोजन को निगलने और उल्टी जैसे क्रियाओं का केंद्र है। तो देखिए जो सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है यानी प्रमस्तिष्क जो वल्कुट है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह जो लगभग 2 से 4 मिलीमीटर मोटी परत होती है, और इसे क्या कहते हैं, जो 2 से 4 मिलीमीटर मोटी परत होती है इसको बोलते हैं वल्कुट। ये प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह होती है। इसमें जो प्रमस्तिष्क है इसके 6 स्तरों में पिरामिड आकार की क्या होती है, पिरामिड आकार के 10 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं स्थित होती हैं, और इसके धूसर भूरे रंग के कारण ही इसे धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए मेडुला ऑब्लिगेंटा में स्थित प्रमुख तंत्रिका केंद्र। मेडुला ऑब्लिगेंटा में स्थित जो प्रमुख केंद्र है, जैसे पहला है हृदय केंद्र, दूसरा है वेसोमोटर केंद्र, और तीसरा है श्वसन केंद्र। जो हृदय केंद्र है यह हृदय की धड़कन और गति को नियंत्रित और नियमित करता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है वेसोमीटर केंद्र। यह रक्त वाहिनियों में ब्लड प्रेशर को नियमित और नियंत्रित रखने के लिए वाहिनियों और वाहिकाओं की मोटाई को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा है आपका श्वसन केंद्र। यह श्वसन गति को नियमित और नियंत्रित करने की कार्य करता है। इसके बाद है ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्तंभ। इसके अंतर्गत थैलमस और मेरुरज्जु के बीच स्थित मस्तिष्क का जो जो मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वो आता है। तो थैलमस और मेरुरज्जु के बीच स्थित मस्तिष्क का जो क्षेत्र है ब्रेन स्टेम के अंतर्गत आता है। यह मस्तिष्क जो मध्य मस्तिष्क है इसमें 4 छोटे खंड होते हैं, उच्च कॉलिकुलस और निम्न कॉलिकुलस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उच्च कॉलिकुलस नेत्र और सिर के पेशियों से संवेदी आवेग ग्रहण करके दृष्टि प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि नेत्र को किसी वस्तु पर केंद्रित करने की क्रिया को और ध्वनि के स्रोत की पहचान करने के लिए सिर की गति को नियंत्रित करती हैं। इसके बाद है पोन्स यानी सेतु। पोन्स यानी सेतु मस्तिष्क स्तंभ के तल की संरचना होती है। यह प्रमस्तिष्क, वल्कुट व अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिकीय योजना की भूमिका निभाती है। तांत्रिकीय योजना न्यूरल कनेक्टर की भूमिका निभाती है। इसके बाद है जालिकावत संरचना, रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर। थैलमस और नियंत्रक की प्रमुख तंत्रिकाओं को यह जोड़ती है। थैलमस व नियंत्रक की प्रमुख तंत्रिकाओं को यह जोड़ती है। इसके बाद है निलय। मस्तिष्क में 4 गुहाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क में दिमाग में 4 गुहाएं होती हैं, जिनमें ये 4 गुहाएं जो है जिन्हें प्रमस्तिष्क निलय कहते हैं। 2 पार्श्व निलय प्रमस्तिष्क के गोलार्ध में स्थित होता है, 2 पार्श्व निलय। तीसरा निलय एक छिद्र के रूप में दोनों पार्श्व निलयों के बीच बिंदु पर स्थित होता है, और चतुर्थ जो निलय है मस्तिष्क स्तंभ व अनुमस्तिष्क के बीच स्थित होता है। निलय मस्तिष्क व मेरुरज्जु के एरेक्नाइड तथा पाया मैटर के चारों ओर तरल पदार्थों का नियमित रूप से परिवहन करता है, जिसे प्रमस्तिष्क मेरु तरल कहते हैं। यह रक्त प्लाज्मा के समान साफ और रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का अनुपात बहुत कम होता है, याद रखिएगा। संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 80 से 150 मिलीलीटर तक प्रमस्तिष्क सेल कि प्रमस्तिष्क मेरु तरल होता है, CSF होता है। निलयों के ऊपरी जो स्तर है या जो लेयर होता है, ये झिल्लियां इस तरह से या इन झिल्लियों का उत्पादन जो होता है इस तरह से होता है कि यह द्रव इसमें जो द्रव होता है समस्थैतिक अवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने में भी ये योगदान करता है। जैसे में पहला कोमल मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। यह आघात और शेषी जो आघात होता है, जो चोट होता है, इन चोटों को यानी शॉक ये ऑब्जर्वर होता है। आघात को अवशोष करता है, अवशोषण करता है, सोखता है। तो कोमल मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो सुरक्षा है ये क्या करता है, ये आघात को यानी शॉक को ऑब्जर्व करता है, और यह आघात अवशोषी माध्यम प्रदान करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए जो है गद्दी का कार्य करता है। दूसरा है मस्तिष्क की उत्प्लावकता। प्रमस्तिष्क के मेरु तरल में डूबे रहने के कारण मस्तिष्क का कुल भार 1.4 किलोग्राम से घटकर 0.18 किलोग्राम रह जाता है, और इस प्रकार मस्तिष्क के आधार पर दबाव कम हो जाता है। तीसरा है अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। प्रमस्तिष्क मेरु तरल से रक्त की ओर एक दिशीय प्रवाह सूक्ष्म हानिकारक उपापचय और अन्य पदार्थों को मस्तिष्क से
दूर करता है। चौथा है मस्तिष्क का अंतःस्रावी माध्यम, मस्तिष्क के अन्य भागों तक हार्मोन्स के परिवहन के लिए प्रमस्तिष्क मेरु तरल परिवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। देखिए मस्तिष्क के जो प्रमुख भागों के जो कार्य, पहला है अग्र मस्तिष्क अथवा घ्राण पिंड, यह गंध का ज्ञान कराता है। तो अग्र मस्तिष्क या जो घ्राण पिंड है यह सूंघने की क्षमता को जो है विकसित करता है, गंध को पहचानने का कार्य करता है। जो सेरेब्रम है ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, दृश्य संवेदना, सर्दी गर्मी, स्पर्श, पीड़ा आदि को जो है ये अनुभव करता है, प्रेरित करता है। इसके बाद है डायनसेफेलॉन, जो डायनसेफेलॉन जो है ये नींद, जनन क्रियाएं और उपापचयी क्रियाओं पर जो है नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये जो होता है दृष्टि ज्ञान होता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कंकाल पेशियों के संकुचन और शिथिलन का नियमन तथा शारीरिक संतुलन एवं साम्य अवस्था को ये बनाए रखता है। इसके बाद है मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये क्या करता है, ये शरीर की जो बॉडी होता है ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्रक होता है। हार्ट बीट यानी हृदय की जो धड़कन होता है, रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर। इसके बाद उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म और आहार नाल की क्रमाकुंचन गति को ये नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या है, तो इनका प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को ज्ञात करने के लिए होता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है इसका प्रयोग मस्तिष्क के गतिविधियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बेधुत मस्तिष्क लेखी यानी ईईजी क्या है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। बेधुत मस्तिष्क अभिलेखी यानी ईईजी, यह जो यंत्र है इसे मस्तिष्क के बेधुत सक्रियता को मापा जाता है। इसके द्वारा मस्तिष्क की क्रियाशीलता बेधुत विभव के रूप में अधिलिखित होती है, जिसे बेधुत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी कहते हैं। कपाल पर 2 इलेक्ट्रोड रखकर उपयुक्त आवर्धन यानी एम्पलीफायर को स्याही से लिखने वाली युक्ति से जोड़ने पर 4 विभिन्न प्रकार के तरंगे प्राप्त होती हैं। इन तरंगों को अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा कहते हैं। इसके बाद देखिए स्पिनल कोड है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से आगे की जो जर्नी है हमारे नेक्स्ट सेशन में होगी, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।